अस्पताल की उस ठंडी सुनसान वार्ड में सफेद चादर के नीचे कमजोर बूढ़ी देह पड़ी हुई थी। नलकियों का जाल उसके पतले हाथों में, नाक में और सीने पर फैला हुआ था। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज जैसे मौत की घड़ी गिन रही थी। हल्की रोशनी में शांति देवी की आंखें आधी बंद थीं। उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। कमजोर स्वर में वे बार बार दो नाम पुकार रही थी। राहुल, मेरा राहुल, रीना, मेरी रीना बेटी। बाहर इंतजार घर में राहुल और उसकी पत्नी प्रिया चुपचाप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे। न कोई चिंता दिख रही थी, न आंसू। राहुल कभी कभी घड़ी देख लेता, जैसे समय काट रहा हो। प्रिया ने एक बार सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने की बात कही, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। अंदर शांति देवी फुसफुसाई, भगवान, अगर आज मेरी आखिरी रात है तो कम से कम एक बार मेरे दोनों बच्चों को मेरी सच्चाई दिखा देना, ताकि वे समझ सकें कि प्यार पैसे से नहीं बल्कि साथ से नापा जाता है। शांति देवी का जन्म भोपाल की पुरानी संकरी गलियों में हुआ था, जहां घर इतने पास पास थे कि पड़ोसी की बातें घर में गूंजती थीं। 1960 के दशक के अंत में उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक साधारण मजदूर थे जो दिन भर ईंट पट्टे पर काम करते और शाम को थक कर लौटते। माँ घर संभालती और कभी कभी पड़ोस में बर्तन मांजने का काम करती। शांति बचपन से ही गरीबी की मार झेलती रही। स्कूल जाते समय किताबें पुरानी पड़ोसियों से मांग कर लाती। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। 18 साल की उम्र में उनका विवाह रमेश से हुआ। रमेश सरकारी क्लर्क थे, वेतन कम लेकिन नौकरी स्थायी। शादी के बाद शांति ने घर संभालना शुरू किया। पहले साल में राहुल का जन्म हुआ। शांति ने उसे राजकुमार की तरह पाला। 2 साल बाद रीना पैदा हुई। शांति दोनों को समान प्यार देती थी। रात को बच्चों को गोद में लेकर लोरियां गाती, सो जा रे सो जा, माँ की आंखों का तारा। रमेश साधारण आदमी थे। शाम को घर आकर बच्चों से खेलते, शांति को कभी कभी सराहते। लेकिन परिवार बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा। शांति ने घर में सिलाई मशीन ली और रात को पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सीने लगी। इससे महीने में 200-300 रुपए अतिरिक्त मिल जाते। वे पैसा बच्चों की पढ़ाई और दूध पर खर्च करती। खुद कभी नया कपड़ा नहीं खरीदती। जब राहुल बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और रीना 12वीं में थी, तभी रमेश को अचानक हार्ट अटैक आया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच सके। मात्र 47 साल की उम्र में रमेश चले गए। शांति उस समय 50 के करीब नहीं, बल्कि मात्र 42 साल की थी। रमेश के निधन के बाद घर पर सन्नाटा छा गया। पेंशन बहुत कम थी, सिर्फ 4-5 हजार रुपए महीना। राहुल की इंजीनियरिंग की फीस बाकी थी, रीना की पढ़ाई जारी थी और घर का खर्च। पड़ोस की औरतें सहानुभूति दिखाती, लेकिन मदद कम। कुछ रिश्तेदार कहते, शांति अब लड़की की शादी कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शांति ने फैसला किया, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। पति की मृत्यु के बाद की कठिनाइयां विस्तार से। पहले 6 महीने बेहद मुश्किल थे। शांति रात को अकेले रोती, रमेश तुम चले गए तो मैं कैसे संभालूंगी इन बच्चों को। सुबह उठकर वे पड़ोस में सिलाई का काम शुरू करती। दिन में 8-10 घंटे मशीन चलाती। शाम को कढ़ाई का काम घर लाकर रात भर करती। कई रातें बिना सोए गुजरती। खुद भूखी रहकर बच्चों को दूध और फल खिलाती। राहुल की पढ़ाई के लिए कभी कभी फीस जमा नहीं हो पाती। तब शांति गहने गिरवी रख देती या पड़ोस से उधार ले लेती। एक बार राहुल का सेमेस्टर एग्जाम था और फीस नहीं भरी गई थी। शांति ने अपनी मंगलसूत्र तक बेचने की सोची, लेकिन आखिर में एक पुरानी साड़ी बेचकर काम चला लिया। रीना की पढ़ाई में शांति खुद बैठकर पढ़ाती। गणित और अंग्रेजी में कमजोर होने पर रात को 11 बजे तक जागकर समझाती, बेटी पढ़ लो, माँ के पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने को। रीना कभी थक जाती तो शांति उसे चाय बनाकर देती और खुद सिर दबाती। सर्दियों में घर में ठंड बहुत होती। शांति एक पुरानी कंबल बच्चों को ओढ़ा देती और खुद पुरानी साड़ी में कांपती रहती। गर्मी में बिजली बिल नहीं भर पाने पर कनेक्शन कट जाता, तब वे मोमबत्ती जलाकर काम करती। स्वास्थ्य खराब होने लगा, घुटनों में दर्द, कमर में ऐंठन, लेकिन वे कभी डॉक्टर के पास नहीं गईं। पैसे कहाँ से लाऊं? समाज की नज़र भी अलग थी। विधवा होने के कारण कुछ लोग उन्हें अशुभ मानते। शादी ब्याह में निमंत्रण कम हो गए।
लेकिन शांति ने सब सह लिया। उन्होंने चुपके चुपके शांति क्राफ्ट्स नाम से छोटा बिजनेस शुरू किया। घर में ही महिलाओं को बुलाकर हैंडक्राफ्ट, कढ़ाई और सिलाई सिखाती। शुरू में सिर्फ 5-6 महिलाएं थीं। ऑर्डर छोटे छोटे आते, पैसा धीरे धीरे बढ़ा। सब कुछ दूसरे नाम पर चलता रहा ताकि बच्चे ना जान सकें। सारा कमाया पैसा बच्चों के नाम बचत खाते में जमा करती। राहुल की नौकरी लग गई, एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा पैकेज। शादी तय हुई। शादी के दिन शांति ने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पिता नहीं रहे, लेकिन मैं हूं। मैंने तुम दोनों के लिए रातें जागी हैं, भूख सहन की है। अब तुम खुश रहना। राहुल की शादी के बाद प्रिया घर आई। शुरू के 6 महीने सब ठीक रहा। प्रिया सम्मान करती, लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगी। शांति अब 50 पार कर चुकी थी। घुटनों का दर्द बढ़ गया था। सुबह उठने में देर होती। प्रिया ने एक दिन चाय का कप तेज रखते हुए कहा, माँ जी, आप रोज देर से उठती हैं। मैं अकेली सारा काम करती हूँ। क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ? घर में 2 महिलाएं हैं, फिर भी सारा बोझ मुझ पर। शांति ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, आज से पहले उठ जाऊंगी, तुम थक मत जाना। राहुल भी पत्नी का साथ देने लगा। माँ, प्रिया ऑफिस से थक कर आती है, तुम अब कुछ काम नहीं करती, बस बैठी रहती हो। रीना की शादी 1 साल बाद हुई। शांति ने अपनी आखिरी सोने की चीजें, मंगलसूत्र, कंगन और एक पुरानी नेकलेस बेच दी ताकि बेटी की विदाई ठीक से हो सके। विदाई के समय शांति ने रीना को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, बेटी, शादी के बाद भी माँ हमेशा तुम्हारी है। कभी दुख हो, कभी जरूरत पड़े तो तुरंत फोन करना या आ जाना, माँ इंतजार करेगी। रात को अगर याद आए तो बिना सोचे आ जाना। रीना रोती हुई बोली, माँ, मैं अक्सर आऊंगी, आप अकेली मत रहना, मैं हर महीने आकर आपकी मदद करूंगी। लेकिन रीना की ससुराल में जिम्मेदारियां बढ़ गईं। पहले महीने में 2-3 बार आती थी। माँ से पूछती, माँ, आप ठीक तो हो? दवा ले रही हो ना? शांति मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, तू अपनी ससुराल संभाल। धीरे धीरे विजिट्स कम हो गईं। रीना फोन पर बात करती, माँ, इस हफ्ते बहुत काम है, अगले हफ्ते आऊंगी। लेकिन अगला हफ्ता कभी नहीं आता। जब शांति को तेज बुखार हुआ और वे 3 दिन बिस्तर पर पड़ी रहीं, तब भी रीना सिर्फ फोन पर बोली, माँ, मैं कल आऊंगी, दवा ले लो। लेकिन कल कभी नहीं आया। शांति अकेले में रोती और फुसफुसाती, रीना बेटी, तू भी अब दूर हो गई, मैंने तुझे इतना पाला, फिर भी। रीना की पहली डिलीवरी के समय शांति ने चुपके से अस्पताल का खर्चा भरा। रीना को पता भी नहीं चला कि माँ ने अपना बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किया। प्रिया के ताने रोज बढ़ते गए। एक दिन प्रिया ने गुस्से में शांति को धक्का दे दिया जब शांति रसोई में धीरे चल रही थी। शांति फर्श पर गिर पड़ी, घुटना खून से लथपथ हो गया। राहुल ने माँ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, माँ, अब तुम अलग कमरे में रहो, प्रिया को तंग मत करो, वो थक जाती है। शांति चुपचाप सहती रही। रात को छत पर बैठकर तारों को देखती और भगवान से कहती, प्रभु, पति के बाद भी मैंने इनके लिए सब सहा, भूख सहन की, रातें जागी। आज मेरे अपने बच्चे मुझे बोझ समझ रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? शांति ने कभी किसी को नहीं बताया कि शांति क्राफ्ट्स अब बड़ी कंपनी बन चुकी थी। कई गरीब महिलाओं को काम दे रही थी। ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे थे। लेकिन वे खुद साधारण रहती। पुरानी साड़ी, साधारण खाना, सारा पैसा बच्चों के नाम जमा होता रहा। राहुल की नौकरी में एक बार मुश्किल आई तो शांति ने चुपके से पैसे ट्रांसफर कर दिए। रीना के बच्चे के ऑपरेशन में बिना बताए मदद की। प्रिया की हर नई डिमांड, नया फ्रिज, सोफा, ज्वेलरी, वे पूरी करती रहीं। फिर एक दिन शांति की हालत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस फूलना, किडनी फेल होने के संकेत। प्रिया ने पहले इग्नोर किया, बूढ़ी हो गई हैं, जो काम वो काम होगा। लेकिन जब हालत गंभीर हुई तो राहुल उन्हें अस्पताल ले गया।
डॉक्टर ने कहा, किडनी फेलियर, दिल बहुत कमजोर, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन, तैयार रहिए। उसी रात राहुल कागजात चेक कर रहा। अस्पताल के उस सुनसान वार्ड में जब राहुल ने शांति देवी के कागजात चेक किए तो उसकी उंगलियां कांपने लगीं। एक पुरानी फाइल में बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के कागज, कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और टैक्स रिटर्न्स थे। कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए से ऊपर थी। कंपनी का नाम था शांति क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। राहुल ने आंखें मलकर दोबारा पढ़ा। उसकी माँ जो कभी सिलाई की मशीन पर रात रात भर जागती थी, जो पुरानी साड़ियां पहनकर घुटनों के दर्द सहती थी, वही माँ इतनी बड़ी बिजनेस वुमन थी। प्रिया और रीना को भी बुलाया गया। तीनों हैरान, स्तब्ध और शर्मिंदा थे। शांति क्राफ्ट्स की असली कहानी विस्तार से रमेश की मौत के लगभग 2 साल बाद की बात है। शांति देवी उस समय पूरी तरह टूट चुकी थी। पेंशन के पैसे से घर नहीं चल रहा था। राहुल की इंजीनियरिंग की फीस और रीना की कोचिंग का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक रात जब बच्चे सो गए, शांति छत पर बैठी और रोते रोते सोचने लगी, अब और कितना सहूंगी? बच्चों को तो पालना ही है। उन्हें अपनी पुरानी सिलाई और कढ़ाई की कला याद आई, जो उन्होंने बचपन से सीखी थी। पड़ोस में कई विधवाएं और गरीब महिलाएं थीं, जो दिन भर खाली बैठी रहती थीं या बहुत कम मजदूरी में काम करती थीं। शांति ने फैसला किया, मैं कुछ शुरू करूंगी, लेकिन चुपके से। बच्चों को पता नहीं चले, वरना वे रोक सकते थे या बोझ समझ सकते थे। शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर, लगभग 50-60 हजार रुपए से। शांति ने सबसे पहले अपनी सिलाई मशीन और कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़ों से काम शुरू किया। उन्होंने घर के एक कोने में छोटा सा वर्कशॉप बना लिया। शुरू में सिर्फ 4-5 महिलाओं को बुलाया, पड़ोस की रमा, गीता, सकीना और सुशीला। ये सब महिलाएं भी आर्थिक तंगी झेल रही थीं। शांति ने उन्हें सिखाया, सरल कढ़ाई वाले ब्लाउज और सूट पीस, हैंडमेड जूट बैग्स, सिल्क थ्रेड से बनी वॉल हैंगिंग्स और टेबल मैट्स, एम्ब्रॉयडरी वाले कुशन कवर और दोपट्टे। शुरुआती पूंजी उन्होंने अपने कुछ गहने गिरवी रखकर और पेंशन के पैसे से जुटाई। कुल खर्चा सिलाई के सामान, थ्रेड, जूट के कपड़े और बुनियादी पैकिंग पर लगभग 25-30 हजार रुपए। बाकी पैसे उन्होंने बहुत सोच समझ कर लगाए। पहले महीने में सिर्फ 8-10 ऑर्डर आए। वे खुद लोकल मार्केट में घूम घूम कर छोटी दुकानों में सामान दिखाती। कुछ ऑर्डर पड़ोस की महिलाओं से मिले, जो शादी या त्योहार के लिए सस्ते और खूबसूरत हैंडमेड प्रोडक्ट चाहती थीं। शांति ने कीमत बहुत कम रखी, सिर्फ 20-30% मुनाफा। तीसरे महीने से शांति ने सोचा कि लोकल मार्केट सीमित है। उन्होंने एक पुराना मोबाइल फोन लिया और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया। अच्छी खासी फोटोज खींचकर प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डालनी शुरू की। उन्होंने शांति क्राफ्ट्स नाम से पेज बनाया, अपने असली नाम से नहीं, बल्कि SD हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। भोपाल के कुछ बुटीक स्टोर्स और गिफ्ट शॉप से कांटेक्ट हुआ। शांति रात को 1-2 बजे तक पैकिंग करती, सुबह बस पकड़कर सामान डिलीवर करने जाती। घुटनों का दर्द बढ़ गया था, फिर भी वे रुकती नहीं थी। 1 साल बाद उन्होंने GST रजिस्ट्रेशन करवाया और कंपनी को थोड़ा औपचारिक रूप दिया। अब टीम में 15 महिलाएं हो गई थी। उन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी, नई डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल और समय पर डिलीवरी। कई महिलाएं घर से ही काम करती। शांति उन्हें कच्चा माल देती और तैयार माल ले आती। इससे महिलाओं को घर बैठे कमाई का जरिया मिला। बड़ी छलांग तब आई जब शांति ने Amazon करेगर और फ्लिपकार्ट सेलर पर रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्होंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए थोड़े पैसे खर्च किए। उनके हैंडमेड जूट बैग्स, इतनी कुशन कवर और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम्स बहुत पसंद किए जाने लगे। खासकर त्योहारों, दिवाली, रक्षाबंधन और करवा चौथ पर सेल बहुत अच्छी हुई। शांति का फोकस हमेशा 2 चीजों पर रहा। 1, क्वालिटी, हर प्रोडक्ट हाई क्लास दिखे लेकिन कीमत मध्यम वर्ग के लिए हो। 2, महिलाओं का सशक्तिकरण, उन्होंने कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया। जो महिलाएं काम करती, उन्हें अच्छा वेतन और समय पर पेमेंट मिलता। कई महिलाओं के बच्चे अब स्कूल जा रहे थे, जिनकी फीस शांति क्राफ्ट्स के पैसे से चल रही थी। 4-5 साल में कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स जोड़े, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियाँ और स्टोल, टेराकोटा और वुडन क्राफ्ट आइटम्स, पर्सनलाइज्ड वेडिंग गिफ्ट्स, इको फ्रेंडली जूट और ऑर्गेनिक फैब्रिक प्रोडक्ट्स।
वे भोपाल के आसपास के गांवों की महिलाओं को भी जोड़ने लगीं। कुछ महिलाएं घरेलू हिंसा से गुजर रही थीं। शांति ने उन्हें न सिर्फ काम दिया, बल्कि मानसिक सहारा भी दिया। ऑनलाइन सेल बढ़ने के साथ उन्होंने एक छोटा गोदाम किराए पर लिया। टीम अब 60-70 महिलाओं की हो गई थी। टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 2 करोड़ और अंत में सालाना 8-10 करोड़ तक पहुंच गया। शांति ने कभी शान नहीं दिखाई। घर में वही पुरानी साड़ियां पहनती रहीं, वही साधारण खाना खाती रहीं। सारा मुनाफा बच्चों के नाम अलग अलग फिक्स डिपॉजिट और प्रॉपर्टी में लगाती रहीं। खुद के लिए सिर्फ जरूरत का खर्चा। उन्होंने कभी राहुल या रीना को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि बच्चे माँ अब आराम करो कहकर सब रोक देंगे या पैसे के लालच में रिश्ता और खराब हो जाएगा। आशा जब राहुल ने ये सारे कागज देखे तो उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। माँ को बोझ समझना, प्रिया के तानों का साथ देना, रीना का कम आना। प्रिया तो रोते रोते बेहोश होने लगी। रीना बार बार पूछ रही थी, माँ ने इतना सब अकेले कैसे किया? हम तो उन्हें सिर्फ सिलाई करती हुई देखते थे। अस्पताल के उस ठंडे वार्ड में मॉनिटर की बीप बीप धीमी पड़ती जा रही थी। शांति देवी की सांसें भारी हो रही थीं। उनकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। कमजोर शरीर में भी एक अजीब सी दृढ़ता थी। राहुल, प्रिया और रीना तीनों घुटनों के बल बेड के पास बैठे हुए थे। राहुल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। प्रिया सिर झुकाए फफ फफ कर रो रही थी। रीना माँ का सूखा हुआ हाथ अपने हाथों में लेकर बार बार चूम रही थी और रो रो कर माफी मांग रही थी। शांति देवी ने धीरे धीरे तीनों की ओर देखा। उनकी नजर में गहरा दर्द, निराशा और एक तरह का अंतिम फैसला साफ दिख रहा था। उन्होंने कमजोर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राहुल, प्रिया, रीना, सुनो। जो कुछ भी मैंने कमाया है वो 11 करोड़ से भी ज्यादा है। वो सब अब मेरे पास नहीं रहेगा। राहुल ने सिसकते हुए कहा, माँ, हम सब गलत थे। आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। हम आपकी सेवा करेंगे। बस आप ठीक हो जाइए। शांति देवी ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द ज्यादा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब मैं अकेली थी, जब मेरे घुटने दर्द कर रहे थे, जब प्रिया मुझे धक्का देकर गिरा देती थी, जब रीना फोन पर कल आऊंगी कहकर भूल जाती थी, तब तुम में से किसी ने मेरी परवाह नहीं की। तुमने मुझे बोझ समझा। मैंने ये सारा पैसा तुम दोनों के भविष्य के लिए कमाया था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे अपमानित किया, उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि ये पैसा मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। रीना फूट फूट कर रो पड़ी, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे एक मौका दो। शांति देवी ने रीना के सिर पर कांपते हाथ रखे और बोली, बेटी, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब बार बार टूटता है तो एक सीमा आ जाती है। मैंने फैसला कर लिया है। मेरी सारी संपत्ति, शांति क्राफ्ट्स कंपनी और जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सब शांति वृद्ध आश्रम एवं अनाथालय ट्रस्ट में दान कर दी जाएगी। इस ट्रस्ट से 2 काम होंगे। एक बड़ा वृद्ध आश्रम बनेगा, जहां उन बुजुर्ग माता पिताओं को सम्मान और देखभाल मिलेगी जिन्हें उनके अपने बच्चे बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं या अकेला छोड़ देते हैं। दूसरा अनाथालय बनेगा, जहां उन बच्चों को प्यार, शिक्षा और भविष्य मिलेगा जिनकी माँ बाप नहीं है। प्रिया रोते हुए बोली, माँ जी, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। आप ऐसा मत कीजिए। शांति देवी ने प्रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में अब नाराजगी के साथ साथ दया भी थी। उन्होंने कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें बेटी समझा था, लेकिन तुमने मुझे नौकरानी समझा। जब मैं गिर गई थी, तब तुमने मुझे उठाने की बजाय और ताने दिए थे। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसे से तुम लोग आराम की जिंदगी जियो। जो रिश्ता पैसे देखकर ही अच्छा हो जाता है, वो रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। मेरा फैसला अंतिम है। कल सुबह वकील साहब को बुला लेना। मैंने पहले ही एक वसीयत तैयार कर रखी है। उसमें साफ लिखा है कि मेरी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट को जाएगी। कोई भी एक पैसा तुम तीनों को नहीं मिलेगा। राहुल ने टूटे स्वर में कहा, माँ, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। शांति देवी ने आखिरी बार बहुत शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटा, तुम बर्बाद नहीं होंगे। तुम्हें अब मेहों करके जीना सीखना पड़ेगा। जिस तरह मैंने तुम्हें पाला, उसी तरह अब तुम अपनी जिंदगी संभालना।
और याद रखना, जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों द्वारा बोझ समझे जाना कितना दर्दनाक होता है। शांति देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उन्होंने अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर लिया हो। कुछ घंटों बाद रात के 12:15 बजे शांति देवी की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उनके जाने के बाद कमरे में सिर्फ पछतावे की सिसकियां गूंज रही थीं। राहुल, प्रिया और रीना तीनों उस वक्त समझ गए कि उन्होंने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वे पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। लेकिन शांति क्राफ्ट्स की कहानी अब एक उदाहरण बन गई थी। एक विधवा महिला कैसे घर बैठे चुपचाप बिना किसी की मदद के एक छोटे से शौक और मेहनत को करोड़ों की कंपनी बना सकती है। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी। ये माँ के दिल की ताकत, अकेलेपन में भी ना हार मानने की हिम्मत और दूसरी महिलाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की मिसाल थी। अपनी माँ को तब मत खोना जब वो तुम्हारे साथ हो। प्यार कभी पैसे से नहीं मापा जाता। माँ को बोझ मत समझो। जब वो चली जाएगी तो सिर्फ पछतावा और खाली हाथ रह जाएंगे।